आ गए सब लोग। रात के 9 बज रहे भैया। सेकंड पार्ट है आज का। आप लोगों की जो तहे दिल से इच्छा थी उसका देखिए मैंने सम्मान किया है। आप भी मेरा सम्मान करिए, सही सही बढ़िया से आंसर करिए, है ना। सेकंड पार्ट लेकर के आया हुआ हूं, जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, इक्का दुक्का रिपीट हो गए होंगे तो हो गए होंगे, नहीं तो सब नए सवाल हैं, है ना। बहुत से लोगों को ये कहना है सर लेवल थोड़ा सा लो है। मुझे नहीं लगता है। इसी तरह के एग्जाम में आते हैं सवाल, मुझे नहीं लगता है। मैंने थोड़ा सा चेंज में करता रहता हूं। आपको आ रहा है क्योंकि आपने पढ़ी हुई ये चीजें। लेवल आपको लो लग रहा है, उसमें से भी कुछ लोग हैं, जैसे मैं एक नाम लेना चाह रहा हूं, राम शंकर करके थे कोई। अब वो एक तो गलत जवाब दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि आपका क्वेश्चन का लेवल कम लो है। क्या भैया, मैं ऐसे लोगों को मैं क्या कर सकता हूं यार, है ना। ठीक है, बाकी जितने लोग थे आंसर कर रहे थे, बहुत बढ़िया लगा मुझे। मैं बहुत उनसे संतुष्ट हूं। आप ऐसे समझिए क्वेश्चंस के लेवल तो जान ही रहे हैं आप। ठीक है, बीच बीच में इतने अच्छे क्वेश्चन थे, वो भी गलत कर रहे हैं लोग। मैं एज ए एग्जामिनर सोचता हूं कि वो एग्जामिनर किस तरह का सवाल बनाएगा। किताबी भाषा मुझे नहीं समझ में आती इतनी, मैं उसके दिमाग से सोचता हूं कि वह इस टॉपिक से क्या सवाल बन सकता है। इसी वजह से मेरे नोट से और मेरे ही लेक्चर से साइंस के जो है ज्यादातर सवाल हूबहू वैसे के वैसे उतर जाते हैं, अगर कोई बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास करता है तो। अच्छा, एक बात और यार, ये जब सेशन में करा रहा हूं तो वो क्वेश्चन को जब मैं हल करा रहा हूं, आपने आंसर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया। आप उसका सलूशन बहुत अच्छे से सुने। आपका आंसर सही है, जो मैंने बताया है वही है, एकदम सही बात है। लेकिन और ऑप्शंस के बारे में मैं जो बात कर रहा हूं उनसे भी 3 सवालें और निकलती हैं, समझ रहे हैं। तो एक सवाल का मतलब 4 सवाल हो जाती है, तो उसको आप लोग सुना करिए, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे समझिए, आप 100 नहीं, अब टोटल 400 क्वेश्चंस कर रहे हैं बायोलॉजी के, है ना। तो मुझे आप प्लीज बहुत आराम से सुना करिए। सवाल जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। ये सब आप ही लोगों के लिए है, मेरे लिए तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ लोगों को जो है धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे भवांक जी हैं, है ना, लकी तिवारी जी हैं, श्री राम इंस्टीट्यूट, प्रियंका गौर, प्रमोदिनी सिंह, शिवांशी निगम, प्राची रावत जी, अभिषेक मिश्रा जी, रवि रंजन पांडे जी, माधुरी वर्मा जी, अमृता मौर्य जी, मैंने नोट किया हुआ है, रुक जाइए बस। और लोगों को मैं धन्यवाद जरूर करूंगा, ऐसा थोड़ी है। खुशबू श्रीवास्तव जी, कमलकांत जी, सुमित वर्मा जी, चंदन कुमार जी, दिलीप चौरसिया जी, सोना जी, खुशबू यादव जी, मिथिलेश जी, विक्रम जी, शोभा सिंह जी, प्रकाश पुनिया जी, मीनाक्षी जी, मुन्ना लाल जी। बस 2 मिनट भाई, सबका अपना अपना है ना, मैंने बोला हुआ था। सुप्रिया तिवारी जी, अपराजिता रॉय जी, अमजद अली जी, रानी सिंह जी, प्रमोद कुमार जी,
और खुशबू चौधरी जी। ठीक है, तो आप लोगों ने जो मुझे दिख रहा था, जहां तक मैंने नोट करने का प्रयास कर पाया, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उन्होंने भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, ये लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब सब लोग आप बहुत अच्छे से जुड़ जाइए, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, मेरा सपोर्ट करिए, मैं तो आपका कर ही रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं कमेंट सेक्शन में बैठा हुआ हूं, मैं देख रहा हूं। ठीक है, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आज के ऑप्शंस ट्रिकी हैं। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। ये ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए, यहां से आपको काफी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चलिए 3 सवाल आपके सामने बोर्ड पर, केबीसी राउंड चालू हो गया है। नीम के पत्ते का कड़वापन किसके कारण होता है? अच्छा भैया, हो सकता है लास्ट लेक्चर में, ठीक है, बात है कि जो है थोड़ा सा बोर्ड जो है, सॉरी यहाँ बीच में मैं टोक रहा हूं आप लोगों को, जो बोर्ड है थोड़ा सा ब्लर था, ठीक है बात, लेकिन आपने यह ध्यान नहीं दिया कि मैं गला फाड़ करके सवाल बोल रहा था। आपको उस पे यह दिमाग नहीं जा रहा है कि सर जो है उस सवाल को और ऑप्शंस को बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि हर तरीके से, क्योंकि मैं हर एक चीज लेके चल रहा हूं, तो मान लो भाई कोई ऑप्शन गलत लिख गया हो, सवाल में कुछ प्रॉब्लम हो, पर मेरे दिमाग में सही सवाल है तो मेरे मुख से सही निकलेगा। ठीक है, तो 3 सवाल, जल्दी जल्दी आइए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। नीम के पत्ते का कड़वापन किसके कारण होता है? लार में चिकनाहट किसकी वजह से होती है? किस विटामिन की खोज एडवर्ड मेलनबाई ने की है? जल्दी से आंसर करिए, तुरंत, फास्ट। बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहे हैं। तो भैया आते हैं, नीम के पत्ते का कड़वापन निम्बिडिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? निम्बिडिन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण जरा मैं बताए दे रहा हूं, टमाटर का लाल रंग होता है। आइसोसाइनेट मूली का जो तीखापन होता है। मेमोल्डिकोसाइड किसकी वजह से होता है? मेमोल्डिकोसाइड बताएंगे, ऑप्शन में लिख करके बताइए जरा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसका आंसर पहले वाले का निम्बिडिन। लार में चिकनाहट किसकी वजह से हो रही है? पेप्सिनोजन, म्यूसिन, लाइसोजाइम, ट्रिप्सिन। लार में मौजूद म्यूसिन की वजह से क्या होती है? चिकनाहट होती है। और लाइसोजाइम की वजह से पसीना बदबू करता है, क्योंकि यह मुख में जो भोजन आ रहा है शुरुआती दौर में, उनमें जो कीटाणु वगैरह रहते हैं उनको मारने का काम करता है लाइसोजाइम। किस विटामिन की खोज एडवर्ड मेलनबाई ने की थी? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन डी की खोज एडवर्ड मेलनबाई ने की थी मेरे भैया। ठीक है, अल्बर्ट जेन ने विटामिन सी की खोज की थी, और एच डैम ने विटामिन के की खोज की थी। ठीक है, और हॉपकिंसन ने किसकी? विटामिन ए की। चलिए आगे आइए। नाइट्रोजन की का परमाणु संख्या है। चलिए एक नया सवाल आ गया बीच में, केमिस्ट्री का है, कोई बात नहीं। मैंगनीज की कमी के कारण मटर में होने वाला रोग है, और भिलाई रसांकुर कहा जाता है हिंदी में, कहां पाया जाता है? 3 सवाल आपके सामने बोर्ड पर, 3 सवाल आपके सामने बोर्ड पर, जरा देखिए नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है? मैंगनीज की कमी के कारण मटर में होने वाला रोग है, भिलाई रसांकुर पाया जाता है। ठीक है, जल्दी आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आंसर करने का प्रयास कीजिए भैया। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7। फाइन। मैंगनीज की कमी के कारण मटर में कौन सा रोग होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, मार्श। भिलाई रसांकुर कहां पाए जाते हैं? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, ए और बी दोनों में, अमाशय छोटी आंत में, लेकिन पाए कहां जाता है? छोटी आंत में पाए जाते हैं। रसांकुर छोटे छोटे रेशे होते हैं, जो कि वहां पर क्या आता है? काइम आता है, जो पेट से भोजन आ रहा होता है आगे निकल करके, पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स जल सोखते हैं, यही रेशे सोखते हैं, इनको भिलाई कहा जाता है। फाइन, चलिए
3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फिर है मेरे भैया, जल्दी देखिए। ल्यूकेमिया, ठीक है, ल्यूकेमिया भैया ब्लड कैंसर को कहा जाता है, मैं आपको यहां पर लिख भी दे रहा हूं, ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। थ्रोम्बोसाइट्स किसे कहा जाता है, और AB रक्त समूह का व्यक्ति इनमें से किसको रक्तदान कर सकता है। जल्दी आइए, आपके सामने सवाल है तीनों, आंसर करिए भैया, धड़ाधड़ आंसर करिए। कल का सेशन इतना मजेदार था कि आप लोग के उस पर मैं यह नया सेशन लेकर के आया हुआ हूं। इसका आंसर करिए, 3 सवाल है आपके सामने, धड़ाधड़ आंसर करिए सब लोग। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भैया, देख रहा हूं मैं सबको, ठीक है। चलिए, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर में अस्थि मज्जा, बोन मैरो, इसको बोन मैरो कहते हैं यार अंग्रेजी में, बोन मैरो प्रभावित होता है, ठीक है। बोन मैरो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है क्योंकि WBC वगैरह की मात्राएं अनियंत्रित हो जाती हैं और इनका निर्माण अस्थि मज्जा में ही हो रहा होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है यहां पर, अस्थि मज्जा हो रहा है। थ्रोम्बोसाइट किसे कहा जाता है, RBC को, WBC को, प्लेटलेट्स को, RBC और WBC को। तो प्लेटलेट्स को कहा जाता है मेरे भैया थ्रोम्बोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स RBC को, ल्यूकोसाइट WBC को, और थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है, प्लेटलेट्स को। 9वां क्वेश्चन, AB रक्त समूह का व्यक्ति इनमें से किसको रक्तदान कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ AB वाले को कर सकता है, ठीक है। AB रक्त समूह, ठीक है ना, यह सर्वग्राही होता है, ले सभी से सकता है, पर यहां देने की बात की गई है तो यह सिर्फ और सिर्फ AB वाले को दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लग रहा है कि नहीं सर और हार्ड करिए, तो मैं और हार्ड करके ले आऊंगा, लेकिन वो हार्ड फिर दिक्कत कर जाएगा, मैं बता रहा हूं। इससे ज्यादा एक तरीके, जितने लोग NTPC वगैरह के एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए तो यह रामबाण साबित होगा प्लीज। और जिन लोगों ने पहला सीरीज ना देखा है इसका 50 क्वेश्चंस का, जा करके उसको जरूर व्यू करिए आप लोग। जो लोग नए हैं, जो सिर्फ इसको देख रहे हैं फिलहाल, तो इसको देखिए, लेकिन इसको देखने के बाद आप प्लीज वो समय लेकर के फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, उसमें बहुत ही उम्दा तरीके के सवाल मैंने कराए हुए हैं। आगे आते हैं, 3 सवाल फिर आपके सामने। हिमेटोलॉजी किससे संबंधित है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित है, मुख में रोजाना कितनी लार बनती है एवं उसका पीएच मान कितना है, ये रहे 3 सवाल आपके सामने। टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर करिए सब लोग। बहुत से लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है। हो गया, चलिए जरा देखते हैं भैया। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी अध्ययन होता है रक्त का। हिमेटोलॉजी, बहुत से लोग ऊतक पे चले गए होंगे, ऊतक होता है हिस्टोलॉजी। क्या होता है, हिस्टोलॉजी होता है। और हिमेटोलॉजी किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन है, रक्त का अध्ययन है। और ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, शरीर का संतुलन मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित है। देखिए वैसे यहां हिस्सा नहीं, यहां पे मुझे और कुछ लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है। कौन शरीर का संतुलन कर रहा है, सेरेब्रम, थैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला। कौन करता है भैया शरीर का संतुलन, सेरेबेलम। कौन करता है, सेरेबेलम। और इसका आंसर रक्त था। मुख में रोज कितनी लार बनती है एवं उसका पीएच मान कितना है, तो भैया मुख में रोजाना तकरीबन 1 से 1.5 लीटर लार बनती है और उसका पीएच मान तकरीबन 6.5 का होता है। वह आगे पीछे बहुत माइन्यूट वेरी कर सकता है। कुछ लोग हो सकता है बोलने सर 7 होता है, ठीक है, या 7 के आसपास होता है, चलता है, बहुत माइन्यूट वेरिएशन चलता है। तो इसमें से आंसर करने को आए तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 लीटर बनती है जिसका पीएच मान क्या है, 6.5। नेक्स्ट सवालों पर आते हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। 13, 14, 15 एक वयस्क शरीर को एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए भोजन के रूप में। मानव मस्तिष्क का वजन कितना है,
इसके बाद का सवाल है और लास्ट सवाल इस पेज की है, शरीर में जल का संतुलन कौन करता है? शरीर में जल का संतुलन कौन करता है? आपके सामने ये 3 सवाल, जल्दी जल्दी आंसर करिए, जल्दी जल्दी आंसर करिए। एक वयस्क शरीर को एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? हो सकता है इससे मुझे लोग कम मुझसे जो है वो करें कि हाँ सर ये हो सकता है शायद आपने गलत बता दिया, लेकिन जहां तक आंसर का सवाल है 500 ग्राम के आसपास एक दिन में कार्बोहाइड्रेट एक वयस्क शरीर को लेना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, मानव मस्तिष्क का वजन तकरीबन 1400 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम में दिया हुआ है, तो 1400 ग्राम को अगर किलोग्राम में देखें तो सबसे अच्छा आंसर 1.36 kg दिख रहा है, तो ए पार्ट हो जाएगा आंसर। और शरीर में जल का संतुलन कौन करता है मेरे भैया? तो यह करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ताप नियंत्रण का भी काम कौन कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। फाइन, तो शरीर में जल का संतुलन हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सवाल पे चले हम लोग। ठीक है, तुम लोग को लग रहा है ना ठीक ठाक हो, कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना भैया, है ना। अब मैं रात भर जगा हूं तब जा करके ये तैयार हुआ है। ठीक है, और किसी को लग रहा हो बहुत लो लेवल का है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता यार, आप जा सकते हैं। मैं क्या क्या करूं? क्या अब यहां से उड़ के अब इसको क्या बदल दूं ना? आप आईएएस की तैयारी करिए, ठीक है, लेकिन निकलेगा फिर भी नहीं। उसका कारण है कि चीजों को एग्जाम में बैठिए, वहां पे यही सवाल रहे और यहां पे यही सवाल रहे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क पता लग जाता है उस समय। जब 2 ऑप्शन में फंसते हैं, अरे यार ये है कि ये है, वहां पे जब दिमाग चकराता है तब ये लगता है कि ये सवाल सरल आई कि कठिन आई, है ना। बात यहां पर सवालों के लेवल की नहीं है, सवाल सब के सब कहीं ना कहीं किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए जो आपके सामने है, तो पागल तो वो है नहीं, और मुझे लगता है मैं भी नहीं हूं, है ना, इतनी समझ तो मुझे भी है। चलिए आइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलता हूं मैं। 2 सवाल हैं अब स्क्रीन पर, भैया ने 2 सवाल कर दिया है तो कोई बात नहीं, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। और 17वां भी देखिए, शरीर के बाहर का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? कुनैन नामक दवा किस रोग में लाभकारी है? ये 2 सवाल आपके सामने स्क्रीन पे हैं, जरा इनका आंसर करिए आप लोग। ठीक है, इनका आंसर जरा धड़ाधड़ करिए, जरा देखते हैं क्या है। और जिनका नाम मैं नहीं ले पाया उनको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में इन लोगों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं दूसरे लोगों का नाम जरूर लूंगा जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। ये लोग तो करते ही रहते हैं, उन लोगों का भी लूंगा जिनका मैं नहीं ले पाया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ, देखिए इसका तो बहुत से लोग 75% आंसर कर रहे होंगे, जबकि यह गलत है। 85% भी नहीं होगा, 55% भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए सवाल क्या लिखी हुई है, सब लोगों ने गलत ही किया होगा, ज्यादातर लोगों ने शरीर के भार का, ना कि शरीर में। यहाँ लिखा है शरीर के भार का कितना प्रतिशत है, आप समझिए सवाल को, मैंने यहाँ चेंज किया हुआ है। शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत है, तो शरीर के भार का जो जल होता है वो तकरीबन कितना होता है, 30% के आसपास होता है। जैसे ब्लड नहीं होता है 7%, भार का होता है ना 7%, तो यहां पर 30%, भार का तकरीबन 30% होता है ना। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। बहुत से लोग अभी भी इसमें मतलब मुझसे एग्री ना कर रहे हो, पर यहाँ सवाल में आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ गया। यहाँ मैंने भार लिखा हुआ है कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत है, ना कि शरीर में कितना प्रतिशत है ना। कुनैन नामक दवा किस रोग में लाभकारी है? और अगर आप इससे सहमत नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से मैंने जो सवाल बनाई वो सही बनाई है। कुनैन नामक दवा किस रोग में लाभकारी है? जरा इसका आंसर सबने कर ही दिया होगा, मलेरिया में यार।
कुनैन नामक दवा मलेरिया में लाभकारी होती है, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह होता है। और दूसरी बात, कुनैन नामक दवा जो है यह सिनकोना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है, ठीक है। चलिए, पोलियो निम्न में से किसकी वजह से होता है? पोलियो विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, या दोनों से हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं। और ये 19वां है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। ट्रिपल एंटीजन का टीका लगाया जाता है, किस चीज के लिए लगाया जाता है? हैजा, टाइफाइड और कुष्ठ रोग के लिए, काली खांसी, डिप्थेरिया, टिटनेस के लिए, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय रोग के लिए, या जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं सबके लिए लगाया जाता है। आंसर करिए जरा जल्दी जल्दी। तो पोलियो किसकी वजह से होता है भैया? विषाणु की वजह से होता है, आपको पता है, ठीक है। पोलियो किसकी वजह से होता है? विषाणु की वजह से होता है। और पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, साल्क महोदय। ट्रिपल एंटीजन यार दिया जाता है, देखिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है। काली खांसी, इसको वूफिंग कफ भी कहते हैं यार, वूफिंग कफ, ठीक है। काली खांसी, कुक्कुर खांसी लोग बोलते हैं। डिप्थेरिया और टिटनेस, ये तीन के इसके लिए दिया जाता है, टीका लगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। काली खांसी, डिप्थेरिया, टिटनेस, फाइन। चलिए, और ये जितने भी ये लिखे हुए हैं ABC में जितने भी रोग लिखे हुए हैं, याद रखिएगा सब के सब मैंने जीवाणु जनित लिखे हुए हैं। तो अगर किसी को ना पता हो तो ये देख ले, सबके सब जीवाणु जनित है। हैजा, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, काली खांसी, डिप्थेरिया, टिटनेस, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय रोग मतलब टीबी होता है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये सब के सब मैंने क्या लिखे हैं? आपके जीवाणु जनित रोग लिखे हैं। 3 सवाल आपके सामने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला विटामिन है, करिए, सरल सवालें हैं, लग रहा होगा आपको। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जरा सब लोग आंसर करिए जल्दी जल्दी। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला विटामिन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला खोजा गया विटामिन बी, लेकिन सर्वप्रथम जो बनाया गया, लैब में बनाया गया, ठीक है, प्रयोगशाला में जिसको बनाया गया एक तरीके से, वह विटामिन सी था। इस बात को याद रखिएगा। खोजा गया और लैब में बनाया जाने वाला ये हिसाब किताब अलग अलग है मेरे भैया, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जो बनाया गया वो विटामिन सी था, अल्बर्ट ने बनाया था, मैन्युफैक्चर किया गया था। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग किसकी हुई थी सबसे पहले? विटामिन सी की हुई थी, शायद 1929 या 1930, यही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 28 फरवरी। और गाय के दूध में देखिए विटामिन ए, बी, डी तीनों पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? ठीक है, हो सकता है इससे लोग एग्री ना करें, कोई बात नहीं है, पर बी, ठीक है। प्रचुरता बोला है ना कि किसकी मात्रा, ए, बी, डी तीनों पाए जाते हैं। एक्चुअली कुछ ना कुछ मात्रा सबकी रहती है, लेकिन अब जैसे आम है, अब आम में हो सकता है सी भी हो, विटामिन बी भी हो, विटामिन ए भी हो, लेकिन मात्रा सबसे ज्यादा किसकी है यह उसके लिए फाइनली बता देती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो विटामिन बी ज्यादा रहता है। 3 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, तुरंत आंसर करिए, कतई बोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे सवाल है, मुझे पता है आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं, मजा आ रहा है आप सभी लोगों को, मुझे भी मजा आ रहा है देख करके कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स कि सब लोग कितना बढ़िया से आंसर कर रहे हैं। 23वां सवाल है, मस्तिष्क की जांच के लिए इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है? 24वां है, मेडुला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क के किस हिस्से का भाग है? और इनमें से एंटीजन किसमें नहीं पाई जाती है, मतलब एंटीजन किसमें नहीं पाई जाती है? जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में।
तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है ईसीजी। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम, मांसपेशियों की जांच के लिए। अल्ट्रासाउंड आंतरिक भागों की जांच के लिए। तो मस्तिष्क की जांच के लिए ईईजी। मेडुला ऑब्लोंगाटा पश्च मस्तिष्क का जो है हिस्सा है, जिसको हाइंड ब्रेन कहा जाता है। हाइंड ब्रेन। मध्य मस्तिष्क आपका मिड ब्रेन होता है, ठीक है। एंटीजन किसमें नहीं पाई जाती है? तो ओ समूह में एंटीजन नहीं पाई जाती है। और एंटीबॉडी किसमें नहीं पाई जाती है? तो ए बी समूह में नहीं पाई जाती। देखिए मैं एक साथ कई क्वेश्चंस को और डील कर रहा हूं, ठीक है। तो एंटीजन किसमें नहीं पाई जाती है? ओ समूह में नहीं पाई जाती है। और ए बी समूह में क्या नहीं पाई जाती है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। फाइन, चलिए 3 सवाल आपके सामने फिर से, 26वां, 27वां, 28वां। विटामिन, किसी विटामिन का रासायनिक नाम, किस विटामिन का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है? शरीर में आरबीसी की मात्रा लगभग कितनी होती है? मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स किए होंगे उनको सब समझ में आएगा, ठीक है। इस लेवल से ज्यादा जो वनडे एग्जाम्स के बच्चे हैं, आपको बहुत इससे ऊपर देखने की यार आवश्यकता नहीं है। प्लीज मेरे कहने पे इससे ऊपर, इन सवालों के ऊपर इससे टफ बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं। अब यार इक्का दुक्का तो आते ही हैं हीरो, है ना। चलिए, तो किस विटामिन का, जल्दी से आंसर किया आपने, किस विटामिन का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है? विटामिन बी का, विटामिन ए का, विटामिन बी6 का या विटामिन ओ का? तो मेरे भैया पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है, ठीक है। समझ में आई बात? ओ कौन सा विटामिन है? शरीर में आरबीसी की मात्रा है तकरीबन 4.5 से 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसका सबने लगभग गलती किया होगा। मैंने जबकि समझाया हुआ था आपको, मैंने यह बताया था कि सरीसृप और उभयचर वर्ग में कितने चैम्बर का हृदय होता है? 3 चैम्बर का हृदय होता है, ठीक है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है, आप सभी को पता है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग में आता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके हृदय में 3 चैम्बर का नहीं होता, इसका हृदय 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। समझ गए? मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है, जा करके आप उसको सुनिए। हृदय वाला जो चैप्टर है मेरा, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। लेकिन अब लोग, जितने लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो भैया, जिनका एग्जाम लगा हुआ है, एक दिन अगर पूरा बैठ जाओगे तो पूरा लेक्चर अगर फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे, स्पीड बढ़ा करके, तो ये समझ लो साइंस के सेक्शन में कतई कमजोर नहीं पड़ने वाले हो, ठीक है। तो इसका 4 हो गए आंसर। चलिए 3 सवाल फिर आपके सामने। इसमें से भी पक्का है सब लोग गलत करेंगे ही करेंगे, मुझे मालूम है। एक तो गलत करोगे ही करोगे सब लोग। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं कि किसका सही आंसर आता है। चेलोसिस और ग्लोसाइटिक नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? और सबसे लंबी कोशिका है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है आपको बताना है। चेलोसिस ग्लोसाइटिक नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यह है। और इसके बाद है सवाल, लास्ट सवाल इस पेज की, सबसे लंबी कोशिका है। जल्दी आंसर करिए सब लोग, जल्दी से जल्दी आंसर करिए मेरे भैया।
हिस्टोन प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के ये दोनों भाग लिखे, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ठीक है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो यूकैरियोटिक के ही भाग है। चलोसिस और ग्लोसाइटिस, जो लोग जा करके मेरा विटामिन का चैप्टर देखेंगे, उससे बेहतरीन विटामिन का चैप्टर मुझे नहीं लगता आपको यूट्यूब पे मिलेगा कहीं। मैंने बहुत मेहनत से उसमें एक एक पॉइंट क्लियर किया यार, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो जिन लोगों को विटामिन का सेक्शन अलग से देखना हो, जाकर के जरूर उसको देखें। तो विटामिन B2, होंठ फट जाते हैं, जीभ फटने लगती है, होठों के कॉर्नर फटने लगते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है? चलोसिस ग्लोसाइटिस है। सबसे लंबी कोशिका है। जिन जिन लोगों ने शुतुरमुर्ग के अंडे का आंसर किया है मेरे भैया, वो सब गलत है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, ठीक है। यहां सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। मैंने लंबी की बात की है मेरे भैया, सबसे लंबी कोशिका जो है वह न्यूरॉन है, ठीक है। नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका है। फाइन टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, दिमाग सवाल ऐसे फंसा देगा, सबसे लंबी कोशिका है ना। चलिए भैया, 3 सवाल है आपके सामने फिर से। इस पे भी एक सवाल सब लगभग गलत करेंगे, मुझे मालूम है। सबसे बड़ी मछली है, सबसे बड़ी शिरा है। शिरा मतलब वेन भैया, अंग्रेजी वाले देख लें। और मछली को अगर मुझे अंग्रेजी लिखना पड़ा तो फिर लानत है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जिसको लग रहा हो कि तरह मछली का भी लिख दे, मन में ख्याल आते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। बाकी लोग तो तैरने वाले हैं यार, डूबोगे नहीं, परेशान मत हो, ठीक है। अब मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, क्या है? तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, है ना। चलिए, अब भाई सैलाब आया था, मछली वछली आई थी, तो उनका एक डायलॉग बीच में चिपका दिया जाए। हालांकि अब वो नहीं रहे, लेकिन यादें उनकी रहेंगी हमेशा। तो चलिए भैया, सबसे बड़ी मछली, जिन लोगों ने ब्लू व्हेल कहा है वो गलत है। सबसे बड़ी मछली ब्लू शार्क है। और याद रखिए, जो ब्लू व्हेल है आपकी, ब्लू व्हेल मछली ना हो करके स्तनधारी है मेरे भैया, बच्चों को जन्म देती है। सांस लेने के लिए उसको सतह पर आना पड़ता है। क्लियर है बात? तो ब्लू व्हेल मछली ही नहीं है, तो आंसर होने से रही। तो सबसे बड़ी मछली ब्लू शार्क है, याद रखना। सबसे बड़ी शिरा है वेना कावा, एरोटा, कोरोनरी, कोई नहीं। तो सबसे बड़ी शिरा का नाम है वेना कावा। एरोटा होती है जो वो सबसे बड़ी धमनी होती है, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है अगला वाला हिस्सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। और उसी का क्या हिस्सा है? सेरेब्रम। क्या है? सेरेब्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34वें का? सी पार्ट, ठीक है। चल रहे हैं हम लोग, देखते रहिए आप लोग, ठीक है। बहुत से लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो यार, मैं बहुत संतुष्ट हूं उन लोगों से, मैं बहुत खुश भी हूं, इतना अच्छा आंसर कर रहे हैं आप। ठीक ठाक स्थिति में है यार मेरी नजर से। आप लोग साइंस का क्वेश्चन सही करके आओगे, फिजिक्स का भी लाने वाला हूं पार्ट और केमिस्ट्री का भी लाने वाला हूं। लेकिन कमेंट में जरूर लिख के बताते चलो कि हाँ सर ले आइए, मजा आ रहा हो तभी लेकर के आएंगे, क्योंकि एग्जाम पास में कह दो कि तुम्हारे लिए यहाँ आ रहा हूँ और किसी के लिए थोड़ी आ रहा हूँ, ठीक है। और किसी के लिए मुझे आना होता तो फिर यहाँ क्यों आता, ठीक है। यहाँ मुझे कौन देखने वाला है, ठीक है। चलिए 3 सवाल फिर आपके सामने। कौन सी शर्करा डीएनए आरएनए में पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? और फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? जिनको बोर्ड पे सही से दिख ना रहा हूं, मैं गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं, सुनिए आप लोग, ठीक है। कौन सी शर्करा डीएनए आरएनए में पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? और फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? बताइए।
चले, आंसर हो गए, देख लिया। तो भैया राइबोस पाई जाती है डीएनए आरएनए में, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक राइबोस शर्करा होती है जनरली, वो पाई जाती है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन बदलता है? एमाइलेज एंजाइम बदलता है। कौन बदलता है? एमाइलेज, एमाइले, ऐसे ले, एमाइले, माई को देना है, ग्लूकोज देना है, कमजोर हो गई है, ठीक है। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है भैया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज। तो ये फ्रक्टोज के कारण होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो सब लोग। अब ये देखो समस्थानिक होते हैं, केमिस्ट्री का सवाल आ गया, लेकिन इसको आंसर करो। मैं चाहता हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि 38 का आंसर कितने लोग सही कर रहे हैं। समस्थानिक होते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और इनमें से जंतु स्टार्च है, जंतु स्टार्च इनमें से कौन है? ग्लाइकोजन है, काइटिन है, सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज है, पेप्टिकोग्लाइकोजन है। सेलुलोज की स्पेलिंग थोड़ा सा मान लो इधर उधर हो गई हो तो उसके लिए माफी है, बाकी आप सब सही। तो जंतु स्टार्च क्या है जरा देखिए। तो सबसे पहला जरा देखिए समस्थानिक, सब आंसर करिए जल्दी से, मैं दे रहा हूं, मैं शांत हो जाता हूं 10 सेकंड के लिए, आप लोग आंसर करिए बस। चलिए, समस्थानिक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, जी हां सही बात है। जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जी नहीं, उनको समस्थानिक नहीं कहते हैं, उसको संभारिक कहते हैं। जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उनको संभारिक कहते हैं, और जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है समस्थानिक। सी ऑप्शन देखिए, जिनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। भैया इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही तो क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर बोला जाता है, परमाणु संख्या बोला जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यह भी ऑप्शन सही हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। फाइनल आंसर क्या सही होगा? देखिए कितना बढ़िया सवाल था। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, काइटिन की, स्टार्च की, कोई नहीं। तो कवकों की कोशिका भित्ति मेरे भैया काइटिन की बनी होती है। फाइन। जंतु स्टार्च इसमें से क्या है? तो जंतु स्टार्च है इसमें से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। हो गया? चलूं आगे, चलूं आगे। बहुत बढ़िया, सब लोग प्रयास कर रहे हो। जिन लोगों के अगर 50 में से मैं कह रहा हूं 40, केवल कर 40 भी अगर सही हो रहे हैं तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। और 40 से 50 के बीच में, चाहे आप 44 कोई सही कर रहा हो, 45 सही कर रहा हो, मेरे लिए सब समान है। लेकिन अगर 40 कोई पहुंच रहा है तो मेरे लिए 40 से 50 वाले सब एक दृष्टि में समान है। उससे नीचे वालों को बस यही कहूंगा, कोई बात नहीं है, आप प्रयास बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको, आप जान रहे हो आजकल यार 75% साला करना ही पड़ रहा है, क्या बताएं, ऐसी स्थिति हो गई है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, जौ, गेहूं, चावल में पाई जाने वाली मिठास किसके कारण होती है? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ठीक है। आपके सामने है सभी सवाल, तुरंत आंसर करो मेरे भैया। जौ, गेहूं, चावल में पाई जाने वाली मिठास माल्टोस के कारण होती है। दूध में पाई जाने वाली मिठास लैक्टोज के कारण होती है, ठीक है। किसके कारण होती है? लैक्टोज के कारण। और जो गन्ने वगैरह में मिठास होती है वो सुक्रोज के कारण होती है। देखिए मैंने यहाँ पे और चीजें बता दी आपको। तो जौ, गेहूं, चावल वगैरह में पाई जाने वाली जो मिठास है वह माल्टोज के कारण होती है। दूध में पाई जाने वाली जो मिठास होती है वह लैक्टोज में होती है, और गन्ने में पाए जाने वाली सुक्रोज, ठीक है।
तो याद रखिएगा इसका आंसर लेकिन क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि जौ गेहूं चावल में पूछा है। आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल मुख से शुरू होती है और गुदा मांस पर जाके खत्म होती है। इसकी लंबाई 8 से 9 मीटर होती है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की। छोटी आंत की 6 से 7 मीटर। ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी तक आपने किसका देखा था? कवक का देखा था। और यहां पे जीवाणु को कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिकोग्लाइकोजेन, पेप्टिकोग्लाइकोजेन, पेप्टिकोग्लाइकोजेन से बनी रहती है। याद रखिएगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिकोग्लाइकोजेन से बनी रहती है, पेप्टिकोग्लाइकोजेन से बनी रहती है। चौथा सवाल देखे, चौथा नहीं 44, 45, 46, 3 सवाल आपके सामने। तंत्रिका कोशिका की खोज किसने की? किस विटामिन का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है? इनमें से कौन मीठी शर्करा नहीं है? जल्दी आंसर करिए। जल्दी आ जाओ सब। यही लाइव सेशन चालू हो जाएगा तो देखो कितना मजा आएगा। बस चालू होने वाला है लाइव सेशन, है ना। तंत्रिका कोशिका की खोज किसने की थी? नर्व सेल जो न्यूरॉन है उसकी खोज रेमन कजाल ने जी ने की थी, और नामकरण विल्हेम किसने किया था? वॉल्डेयर जी ने किया था। ठीक है, खोजा रेमन कजाल जी ने था। किस विटामिन का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है? आप सभी को पता है नेफ्थोक्विनोन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? विटामिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर और भी चीजें, यहाँ नेफ्थो की जगह कुछ और भी लगा सकते हैं, लेकिन आखिरी में क्विनोन सेम रहेगा मेरे भैया। इसके कई और नाम भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में ये क्विनोन सेम रहेगा। तो क्विनोन को देख करके आंसर करेंगे तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सी मीठी शर्करा नहीं है? विटामिन में जिसको कुछ भी दिक्कत हो, मेरा विटामिन का एक पूरा लेक्चर पढ़ा है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। 2 डबल स्पीड भी करके देख लोगे तो 40 से 45 मिनट में वो पूरा विटामिन पढ़ जाओगे, समझ जाओगे। इनमें से कौन मीठी शर्करा नहीं है? तो यार याद रखना, जो जटिल शर्करा होती है वो मीठी शर्करा नहीं होती है। जटिल शर्करा का मतलब होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कहा जाता है इसको। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। सरल शर्करा मोनोसैकेराइड, और द्विशर्करा का मतलब होता है डाइसैकेराइड। तो जटिल शर्करा मीठी नहीं होती है। ठीक है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? जरा देखें। चमड़े से, कॉफी से, उर्वरक से, ए और बी दोनों से। H5N1 किससे संबंधित है? और अगर किसी पौधे की आयु ज्ञात करनी है तो किस ऊतक के वार्षिक वलयों की गिनती करनी पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है। 49 बहुत अच्छा सवाल है यार, आप लोग समय ले लो इसमें। ठीक है, 49 बहुत अच्छा सवाल है। 49 में फिर से बोल भी दे रहा हूं, अगर किसी पौधे की आयु ज्ञात करनी है तो किस ऊतक के वार्षिक वलय, जिसको अंग्रेजी में एनुलर रिंग्स कहा जाता है, की गिनती करनी पड़ेगी? फ्लोएम, जाइलम, सरल ऊतक, कोई नहीं। तो सबसे पहले ऊपर 47 क्वेश्चन बना रहा हूं, सबने आंसर काफी हद तक सही किया है, पर कुछ लोगों ने गलत भी किया है। ए और बी दोनों सही है। चमड़े और कॉफी दोनों से भूरी क्रांति संबंधित है, ब्राउन रिवॉल्यूशन। बहुत से लोग उर्वरक लगा सकते हैं, जो कि गलत है। मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के चेक कर लो। ठीक है, पहले चेक कर लेना फिर आंसर करना। ठीक है। H5N1 बर्ड फ्लू से संबंधित है यार। किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू से। और H1N1 स्वाइन फ्लू से संबंधित है, सुअरों वाले से। ठीक है ना, स्वाइन फ्लू से। क्लियर? H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 बर्ड फ्लू। अगर किसी पौधे की वायु जो ज्ञात करनी थी तो याद रखिएगा किसके वार्षिक वलयों को गिनेंगे आप? जाइलम के।
ठीक है। जो जाइलम का अगर कट करेंगे उसको तो आपको रिंग्स दिखेंगी, उन्हीं को एनुलर रिंग्स कहा जाता है। किसी भी पौधे की आयु याद करनी हो एनुलर रिंग्स को गिना जाता है, इसको याद रखेंगे। यह भी पूछा जा सकता है कि पौधे की आयु पता करनी हो तो क्या गिनेंगे, एनुलर रिंग्स गिनेंगे। और वह किसके होते हैं, वह रिंग्स गिने जाते हैं जाइलम टिश्यू के। और जाइलम टिश्यू जो है क्या काम कर रहा होता है, जल पहुंचाने का काम करता है, जाइलम से जल। और फ्लोएम क्या काम कर रहा होता है, विभिन्न हिस्सों में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है, खनिज पदार्थों का काम पहुंचाने का कर रहा होता है। क्लियर है बात। तो किसके वार्षिक वलयों की गिनती करेंगे, जाइलम की। चलिए, इनमें से कौन जल में घुलनशील नहीं है, ठीक है, जल में घुलनशील नहीं है। या विटामिन पी कोई विटामिन नहीं है तो आप इस ऑप्शन को यहां पे मैं कोई नहीं भी लिख देता हूं, कोई नहीं। आंसर करिए इसका तो कर ही लोगे यार। कौन जल में घुलनशील नहीं है, आपको पता है BC वाटर सॉल्युबल होते हैं, और केड़ा KEDA मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब किसमें है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, बी और सी वाटर में सॉल्युबल है, और ये आपका केड़ा जो है यह वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो भैया बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हुए। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, आगे भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ यार कि क्या फिजिक्स का सेशन स्टार्ट करूं नेक्स्ट। ठीक है, ताकि जल्दी से आप जो भी आपके आसपास एग्जाम हो आप उसके लिए बहुत अच्छे से मजबूत हो जाओ। जो कि ये क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ये फालतू नहीं है, ये कुछ ना कुछ सोच करके ही कहीं ना कहीं से अपना दिमाग लगा करके आपके लेवल के, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छे सवाल हैं ये पूछे जाने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो क्या मैं नया सेशन लेकर के आऊँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं रोज इस तरह पूछूंगा, ठीक है, ताकि मुझे भी मालूम चले ना कि यार ज़रूरत है या नहीं है ना। तो चलिए, आज का सेशन PDF आपको मिल जाएगी कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। लेकिन बहुत से लोग क्या रहता है लेक्चर के पहले ही डाउनलोड कर ले तो कोई मतलब नहीं निकलता यार। ठीक है, आपको यहाँ आंसर मैं बता रहा हूँ, आप उसमें आइए, बहुत सा ज्ञान भी मिलता है जो मैंने एक्स्ट्रा बताया हुआ है। ठीक है, उसको ज़रूर कहीं ना कहीं नोट कर लिया करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, है ना। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, और जाइए खा पी लीजिए, आराम करिए, थक गए होंगे आंसर कर करके। ठीक है, तो स्पीड भी अगर किसी को लग रहा है कि बहुत तेज़ और करनी चाहिए तो वो भी बताइए, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा, लेकिन इतना सही है ना। तो चलूँ यार, है ना, विदा लेता हूँ आप सभी से। कल मुलाकात करते हैं फिजिक्स के सेक्शन पर, और अगर समय बच जाएगा तो वापस बाद में बायो का फिर एक सेक्शन 50 क्वेश्चन का और लेकर के आऊँगा, है ना। लेकिन पहले अब फिजिक्स कल से स्टार्ट करूँगा। क्लियर, चलिए, गुड नाइट, बाय।